गणित अमित छवि तरम पट मानहु तड़ित रुचि रघुनानंद कंद कोश तीरथ नंदनम चलत चारु अरुअंग विभूषणम् अजानु भुज शर चाप संग्राम चित कर। नमस्कार मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास कुल 2 महीने का समय, पहले मैंने आपका 1 महीना रखा था, 2 महीने का समय, यानी कुल हमारे पास है 6 महीने का टाइम। यानी हम इस 6 मंथ के अंदर अंदर जॉब निकालेंगे। आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली ये 6 महीने में 100% जॉब अचीव करने की पूरी मानस बना करके बैठे हुए हैं? दिल और दिमाग से इतने कंफर्टेबल कौन कौन हैं कि हाँ, 6 महीने के अंदर अंदर सर के साथ साथ हम लोगों को वाकई में एग्ज़ाम क्रैक करना है? मेरे दोस्तों, कुल अपने पास 6 महीने का समय है और 6 महीने पहले मैं इस बार इसलिए आप सबको जागरूक कर रहा हूँ क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में नॉर्सेट 5 के अंदर मेरे काफ़ी बच्चे जो हैं वो जॉब नहीं लग पाए। बहुत सारे बच्चे जो अचीवर वाले बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे जॉब नहीं लग पाए, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। झूठ ये बोला था उन्होंने कि हमारा बेसिक सबका मजबूत है सर, और हमारा तो लेवल की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करवा दो। उनने मुझसे ये कहा कि मैंने फिर भी उनको बोला था कि देखो, जिसका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आप बेसिक परफेक्ट कर लो, तैयार कर लो। ये बात मैंने एक महीने पहले करीब उनको कह दी थी, लेकिन कई लोगों ने सोचा कि बेसिक हमारा मजबूत है और फिर वो प्री भी नहीं निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं गलती तो उन्हीं लोगों की है ना। तो मैं हर चीज़ से सीखता हूँ, मेरी आदत है। जो गलती, जो मिस्टेक हम पिछली बार कर चुके हैं उससे मैं सीखता हूँ, और इसलिए मैंने अब 6 महीने पहले उस एग्ज़ाम को टारगेट करना शुरू कर दिया जो 6 महीने के बाद आएगा। और मुझे एक एक मेरा स्टूडेंट जो है वो जॉब में चाहिए। मेरे से आप पढ़ें, अच्छी बात है, ना पढ़ें तो आप मेरी बातों को फॉलो करें, अपने हिसाब से आप करते रहो। लेकिन मेरे बच्चों, मेरा रिज़ल्ट मुझे 100% ही मेंटेन करना है, चाहे वो कभी भी हो। इस साल हो, अगले साल हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो। लेकिन मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक सिद्धांत मुझे ये बनाना है कि मेरे यहाँ जिसका एडमिशन हो गया, समझो उसको जॉब मिल गई। अगर एडमिशन भी हो जाएगा, एक समय पे मुझे ये मेंटेन करना है कि अगर आपका एडमिशन भी हो जाएगा मेरे इंस्टीट्यूट में तो ये समझ लेना आपकी जॉब लग गई। एक समय आएगा जब मुझे ये मेंटेन करके दिखाना है, ये मेरा संकल्प है अपने आप से। तो मेरे बच्चों, मुझे मेरे लक्ष्य पे पहुंचना है। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मेरे पास जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है वो मनचाहा एग्ज़ाम क्रैक कर दे। ऐसा कैसे मैं उसको सिखाऊं, ऐसा मुझे सिखाना है और ऐसा तैयार करना है। और उसके लिए समय तो आपको देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ये 6 महीने का जो नॉर्सेट 6 के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, उसमें आपके KGMU, जिम्स वगैरह बाकी एग्ज़ाम तैयार हो जाएंगे। सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट कवर होंगे, हर एग्ज़ाम आप निकालेंगे। तो सबसे पहला मैंने रखा है, जो हमारा 2 महीने का एक सिस्टम बनाया है, उस 2 महीने के सिस्टम के अंदर हम लोग
इस 2 मंथ के अंदर हम सबसे पहले प्री तैयार कर रहे हैं, और प्री के लिए मैं खुद आपको मेरे बच्चों 8,000 से लेके 10,000 तक के क्वेश्चन खुद करवा रहा हूँ। साथ में मेरे 4 टीचर और पढ़ा रहे हैं। ये 4 टीचर मिलकर के और मैं खुद आपको ये 8 से 10,000 क्वेश्चन, और हमारा लक्ष्य ये रहता है कि मल्टीप्लाई 5, तो लगभग मेरे दोस्त आपको 90,000 के लगभग क्वेश्चन 2 महीने में हमें तैयार करना है। ठीक है सर, ESIC का भी, ESIC का तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है बेटा, आएगी तो आपके सामने मेरे सामने। हमारा लक्ष्य है सिर्फ तैयारी को फोकस करना। जैसी जैसी वैकेंसी आती जाएगी हम उन एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे, अगर बढ़िया तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, जब भी जो भी आए, चांस आता है वो तो हमारा, कोई सा भी चांस मिले हम उसमें अच्छा करें। उसके बाद 2 महीने बचे, ये 2 महीने हमने खर्च कर दिए। अब ये 2 महीने तक बेटा आपको हर नाइट को, मतलब संडे नाइट को, जो मैंने सिस्टम बना रखा है, संडे नाइट को, मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता था, हाईएस्ट ऑथेंटिक, वो मैंने सोच लिया। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ फॉलो करना है। ठीक है, जो सोचना था कैसे पढ़ेगा बच्चा, कैसे क्या करना है उसको, वो सब मैंने सोच लिया अच्छे से बैठ करके। सारा ज्ञान, सारी नॉलेज, सारा अनुभव, सारी किताबें सब लगा दी। आपको तो बस झीमना है। संडे नाइट को हम टेस्ट लेते हैं ना 10 से लेकर के 11:30। ये टेस्ट आपको रेगुलर देते रहना है। ये सारे टेस्ट अभी 2 महीने तक प्री के टेस्ट होंगे। ठीक है, ये उसके बाद मेरे दोस्त, हम ये 2 महीने पूरे करने के बाद 1 महीने हम इस पूरे प्री का रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या करेंगे हम टारगेट प्लस PR, ये 2 गाइड को परचेज करेंगे। हम ये 2 गाइड परचेज करेंगे, और परचेज करके इसके सारे MCQs को सोल्व कर देंगे। और जब मैं ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तो इसको आप, इन दोनों गाइड्स को आप मुश्किल से 15 दिन में सोल्व कर दोगे। आप बात समझ में आई? इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा बाकी नहीं बचेगा जो आपको ना आए। इन दोनों गाइड्स को आप 15 दिन से लेकर के 1 महीने में, ये मैं खुद करवाऊंगा आपसे। आपको खुद टास्क दूंगा कि अब शुरू हो जाओ काउंटडाउन 1 2 3, और एक दिन आपको ये हाथ में पकड़ाऊंगा कि पहले 15 दिन में आप टारगेट करोगे और बाकी 15 दिन में आप PR करोगे, ऐसे करके। क्योंकि उससे पहले 2 महीने मैं खुद तैयार करूंगा आपको। ये 2 महीने तैयार करके लगभग, ये मेरा लक्ष्य है, ये MCQs आपको सिखा के, और फिर उसके बाद आपको ये दोनों गाइड आपके हाथ में थमा देंगे और आपको कहेंगे कि इनको आप फिर से एक बार पूरा सोल्व कर लो, ताकि आपको पूरा सेटिस्फैक्शन, पूरी तसल्ली मन में आ जाए, और आप कंफर्म हो जाओ और मैं भी कंफर्म हो जाऊं कि हाँ, मेरा बच्चा जो है वो प्री के लिए तैयार हो चुका है। ये कंफर्म होने के बाद जनवरी आ जाएगा, और जनवरी के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा अचीवर 3.0। अचीवर 3.0 के अंदर मेरे बच्चों 2 महीने में आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। कितना पढ़ाऊंगा? 2 मंथ। और 2 मंथ के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंस। अब मेंस में क्या पढ़ाऊंगा? मेंस में मैं आपको सॉन्डर्स, मॉसबी, लिपिनकोट, इनके सारे MCQs को पढ़ाऊंगा। अब जितने MCQs होते हैं, तो एक सॉन्डर्स का MCQ लगभग 20 के बराबर होता है, वो सब आपको सिखाएंगे। फिर मैं आपको कहूँगा कि अब आप इसको कंप्लीट करने के बाद, इसको पूरा सीखने के बाद 2 महीने में हम इसको पैक कर देंगे। 2 महीने में पैक करके फिर मैं आपको बोलूँगा 1 महीना, ये 1 मंथ हम लोगों को फिर से वापस प्री उठा लेना है। प्री क्या उठा लेना है? प्री में हम ये उठाएंगे, जो ये पढ़ाया जाएगा ना 2 महीने में, इसको प्री को उठा करके इसका रिवीजन करना है अपने को। वापस क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है, और इस समय, ये 2 महीने का जो समय रहेगा, इस समय हमारे जो टेस्ट होंगे, वो टेस्ट भी मेजर टेस्ट होंगे सारे मेंस के। मेंस के टेस्ट हम देंगे ये 2 महीने, और उसके बाद ये प्री का जो हम रिवीजन करेंगे, इसमें हम मिक्सचर टेस्ट देंगे। ठीक है,
इसमें मिक्सचर टेस्ट देंगे हम प्री, यानी मिक्सचर से मेरा मतलब है मेन एग्ज़ाम के टेस्ट, प्री के हों या मेंस के, इसमें हम वो टेस्ट देंगे। रोज़ अननेसेसरी टेस्ट में हमें टाइम ख़राब नहीं करना है। एक टेस्ट काफ़ी होता है संडे को, यानी 6 दिन जो पढ़ा है उसका एक टेस्ट काफ़ी होता है संडे को, दैट इज़ एनफ। इससे ज़्यादा किसी को भी टेस्ट नहीं देने हैं अननेसेसरी, समय ख़राब होता है। कोई 3 घंटे जो टेस्ट में बिगाड़ोगे उससे क्या होगा, जो कुछ क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। अगर पढ़ाई नहीं करी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो डीमोटिवेट होंगे अपन, हताश होंगे, निराश होंगे। टेस्ट सीरीज क्या करती है, टेस्ट सीरीज सबसे गंदी चीज़ होती है। पहली बात तो अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वो बच्चों को डीमोटिवेट कर देती है, डिप्रेशन में ला देती है और सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। कारण क्या होता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को तैयारी नहीं करवा रहे हो आप, सही से सिस्टम नहीं दे रहे हो, तो बिना सिस्टम के बच्चे जो हैं टेस्ट मिलता है, टेस्ट में कुछ भी करने लग जाते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो डीमोटिवेट। तो आपको क्या करना है, पहले 6 दिन जो सिखाते हैं वो लर्न करना है 6 दिन तक, और 7वें दिन सिर्फ टेस्ट देना है, ताकि जो 6 दिन में लर्न किया है वो 7वें दिन हमारे वैलिड हो जाए, हमें सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हाँ ये बात परफेक्ट है। ये काम अपने को करते रहना है। अब हम पहुंच गए मेंस पे। तो मेरे दोस्त इसके बाद हम लोगों को फाइनली मेंस एग्ज़ाम देना है, और मेंस एग्ज़ाम देने के बाद हमारे पास फिर से प्री एग्ज़ाम देना है। हमारा आ गया प्री एग्ज़ाम। प्री हम क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि क्रैक कर जाएंगे, और क्रैक करके फिर हमें 15 दिन का समय मिलता है लगभग। ये 15 दिन तक हम सिर्फ और सिर्फ मेंस का रिवीजन करेंगे, और मेरे टेस्ट जो हैं इसी सीक्वेंस में चलेंगे। सारे टेस्ट आपके होंगे मेंस से रिलेटेड, ठीक है। और जिन लोगों का लक्ष्य सिर्फ केजीएमयू था, तो मेरे बच्चों ये 2 महीने की तैयारी में, ये 2 महीने जो आपने कंप्लीट किया ना, ये यहाँ से केजीएमयू क्रैक हो जाएगा। ये तो यहीं क्रैक हो जाएगा केजीएमयू तो यहीं क्रैक हो जाएगा, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों का लक्ष्य है सिर्फ एनक्लेक्स, उन लोगों का एनक्लेक्स यहाँ क्रैक हो जाएगा। तो आई होप कि मेरा सारा सिस्टम हर एक वुगली के स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया। सर जो ये कोर्स लिया है इसी में करवाओगे ना, अलग से लेना होगा? नहीं, यही कोर्स शुरू हो गया है। तो अभी आपका चेंज हो गया ना कोर्स का पोस्टर, कल देखा नहीं आप लोगों ने? यही कोर्स शुरू हो चुका है। ये सारी कहानी का पहला स्टेप शुरू हो चुका है। उसका पहला स्टेप जो है यही है जिसमें आप पढ़ रहे हो। क्लियर है? इस पूरी कहानी का यही कोर्स है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? SN 28 वाले, हाँ SN 28 वालों को भी SN 28 की पढ़ाई के साथ साथ MCQs का आपको ये कंप्लीट करना है। तो SN 28 के मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ SN 28 में, पूरी थ्योरी क्लासेस सीखते हुए साथ के साथ आपको ये सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है। ये काम आपको करना ही करना है। कमलेश, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा बेटा, बिना ज्वाइन करे कैसे पढ़ाई आपको प्राप्त होगी? ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं आपसे कुछ आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चों, आप बिल्कुल ऐसी छुटपुट चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आप ये समझो कि सर जो व्यवस्था हम लोगों को दे रहे हैं उस पर हमारे लिए सर कितनी कम कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट लेस, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल कॉस्ट पे सर क्या हमें पढ़ा रहे हैं, ये हम लोगों को अंदाज़ा लग जाना चाहिए। अभी तक तो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आप लोगों को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि सर जो हमसे कह रहे हैं, जो सर हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, भाई साहब आप यूँ सोचो कि अगर आपने मेरे साथ चलते चलते अगर आप लोगों ने नॉर्सेट 6 तक, ये शेयर मार्केट मान लो, आप एक शेयर मार्केट की तरह मैं आपको जवाब देता हूँ, ये शेयर मार्केट मान लो, आपने मेरे साथ चलते चलते मान लो मेरे साथ में चलते चलते अपने आप के ऊपर आपने 10,000 रुपये खर्च कर लिए, मान लो 10,000 रुपये खर्च कर लिए, तो मेरे बच्चों हो सकता है वो 10,000 करोड़ों में बदल जाए।
वो 10,000 मेरी वजह से अगर करोड़ों में बदल गए, बदल जाएंगे। अगर जो मैं बोलूँगा अगर वो आप फॉलो करोगे तो वो करोड़ों में चेंज हो जाएंगे। यू अंडरस्टैंड ना वेरी वेल। और अगर मेरे बच्चों शेयर मार्केट में हम जा रहे हैं और अगर मान लो हम लोग नहीं कर पाए तो हम दोबारा ट्राई करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। कहीं ना कहीं जहां कमी छोड़ देंगे हम, अगर नहीं कर पाए उस कमी की वजह से, क्योंकि जो सर ने प्लान बनाया है दैट इज वेरी हाईली ऑथेंटिक, हाईली वेरीफाइड। अगर आप इस तरीके से फॉलो कर लेते हो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मतलब मेरे साथ ही पढ़ो, आपसे मैं ये बता रहा हूं कि आपको ये सब करना है। मैं तो हेल्प कर रहा हूं आप लोगों की, मेरे बच्चों, कि मैं करवा दूंगा ये सब इस तरीके से, मेरे साथ मैं करवा दूंगा। ऐसा है, आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद भी कर सकते हो। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट मत करो अपने आप के ऊपर, कुछ मत करो। आप जीरो खर्च करो, कुछ मत करो। आप सिर्फ फॉलो तो करो। आप सेल्फ कर सकते हो, आपका अच्छा आईक्यू है, आपको मेहनत कर सकते हो तरीके से, आप सारी चीज़ें कर सकते हो, तो आप कर सकते हो ना यार, खुद कर सकते हो। चलो एक सेकंड के लिए समझ लो कि मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं है। एक सेकंड के लिए समझ लो आप। अब आपको ये सब करना है। अब सोच के देखो, अब आपको ये सब करना है। मेरा काम था, मैंने बता दिया आपको, बता के समझा दिया कि कौन लोग जो होंगे वो एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, 100% निकाल देंगे। तो मैंने आपको ये प्लान दे दिया कि आप सबको अब 6 महीने ये फॉलो करना है। एक सेकंड के लिए मेरा रोल खत्म। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो आपको इस तरह से चलना ही चलना है बेटा। अपना मेन पर्पस क्या है? जॉब लगना। अपना मेन पर्पस है जॉब लगना, जॉब निकालना, एक अच्छी रैंक निकालना और अच्छे से एग्जाम में सेटिस्फाइड होकर के बैठना। ये अपना मेन पर्पस है। तो अब आपको बस ये काम करना है। अब कैसे करना है ये डिसीजन तो आपका ही रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। क्लियर है? मैंने कह दिया है, सबको गाइड कर दिया है, 6 महीने पहले गाइड कर दिया है। उस समय में ये ना सुनूं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, या सर हमें तो बाद में पता चला। उस समय ऐसी भेजा भड़क नहीं होनी चाहिए। जब एग्ज़ाम का 2 महीने बचेगा ना, जब कोई बोलेगा मेरे से कि सर अब मैं ऐसा मेरे को संजीवनी बूटी खिला दो तो जिससे मैं मेंस और प्री दोनों क्रैक कर लूँ, भैया ऐसी संजीवनी बूटी कुछ भी नहीं होती है। सब चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का ही परिणाम जा कर के मिलता है, वो ही रिजल्ट में बदलता है। ऐसा कोई चूर्ण नहीं होता, ऐसी कोई कुछ भी बूटी नहीं होती है कि वो खिला दी टीचर ने मुंह और उससे जॉब लग जाएगी। नहीं भैया, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और सिस्टम तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सारा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तब जाके तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के एग्ज़ाम में बैठोगे और तब तुम कॉन्फिडेंट होके बोलोगे कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम क्रैक कर दूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलिए जरा। रमेश सर, मैं विक्रम सिंह राजपूत कल ही SN28 ज्वाइन किया है और ये बैच भी ज्वाइन कर लिया है। प्लीज स्टडी के बारे में और बता दो, दोनों बैच साथ में कैसे मेंटेन करें। आपको, आपके पास पढ़ाई के लिए मैं बताता हूं। अब आपको कल मेरे पास एक और क्वेश्चन आया था। आपके पास कुल 24 आवर होते हैं कि नहीं होते हैं? इस बात से सहमत हो कि हर एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो भीड़ में लगे हुए हैं लाइन में, उन सबके पास 24 घंटे हैं। मेरे पास भी यही समय होता है, आपके पास भी इतना ही समय है। जरा बोलिए, ये सबके पास टाइम है इतना ही, है कि नहीं है? अब इस 24 घंटे को मेरे गजोदर मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। 8, 8 और 8। अब मुझे बताओ, अगर आप लोग पर डे सोना, खाना, पीना, टहलना, क्योंकि आपके पास आपका लक्ष्य है, आपको साक्षात दिख रहा है कि हाँ भाई 6 महीने बाद मुझे दूल्हा बनना है और दुल्हन बनना है। कौन कौन है जो 6 महीने बाद दूल्हा और दुल्हन बनने की पूरी पूरी ख्वाहिश लेके बैठे हुए हैं कि मुझे 6 महीने बाद मेरी शादी है,
लाड़ा बनना है, लाड़ी बननी है, ठीक है। 6 महीने बाद तुम लोगों को घोड़ी पे चढ़ जाना है और घोड़े पे चढ़ जाना है। 6 महीने बाद अपने हाथ में जॉब आनी ही आनी चाहिए, किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी कीमत पर, एनी हाउ। तो अब मैं आपको समझाता हूं, आपने पढ़ाई का मेरे से पूछा, इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि पढ़ाई कैसे करनी है आपको। समय कहाँ से आएगा? जिनको टाइम नहीं मिलता है वो लोग भी सुन लीजिएगा, जो जॉब करते हैं वो भी सुन लीजिएगा। अब आपके पास पता है ये 8 घंटे आप आराम से अपना लंच, और अचीवर के जो बच्चे हैं उनको इन्फॉर्म कर देना भैया, जो अचीवर में जो पढ़ रहे थे मेरे साथ और जो रह गए हैं, इस साल जॉब नहीं लगे नॉर्सेट 5 में, वो सब एक्टिव मुद्रा में आ जाओ वापस से। अचीवर वाले सारे बच्चे सुन लेना, ठीक है। लंच डिनर, 1 घंटा लंच का, 1 घंटा डिनर का, और 1 घंटा वॉक एंड एक्सरसाइज। और एक विद्यार्थी के लिए नींद होनी चाहिए इतनी कि कुल 8 घंटे का हिसाब हुआ कि नहीं हुआ। टाइम टेबल ऐसे बनाया जाता है। पवन सर जी, अचीवर बैच 1 जनवरी से शुरू करोगे आप, अलग से परचेज करना पड़ेगा। अरे यार तुम लोग, हर चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, मेरे से सुनो आप, हर चीज़ परचेज करनी पड़ेगी बेटा। आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि बिना कुछ करे अपन को कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि जो सामने वाला व्यवस्था दे रहा है ना वो ईश्वर नहीं है। तुम ये कब एक्सेप्ट करोगे? मैं कोई ईश्वर हूं, या मैं कोई गॉड हूं, या मैं मुकेश अंबानी की औलाद हूं? नहीं हूं ना। मतलब मुझे जो ये खर्चे कर रहा हूं, ये सब खर्चे कहाँ से मेंटेन करते हैं? तो उसको डिवाइड कर देते हैं सारे बच्चों में, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं ना। मैं तुम्हारा गुलाम हूं, नौकर हूं तुम्हारा। तुम्हारे को मैं ऐसी मार्गदर्शन देकर के तुम्हें जॉब लगाने के लिए एफर्ट लगा रहा हूं। मैं मेरे लिए एफर्ट नहीं लगा रहा हूं कि मुझे अंबानी बनना है भाई, मैं तुम्हारे लिए एफर्ट लगा रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को लेके चल रहा हूं। बाकी मतलब मैं कैसे करूंगा, मतलब मेरे पास इतना कोई ऐसा भी नहीं है, खजाना थोड़ी है मेरे पास कि मैं सारे सिस्टम चला दूंगा और कुछ भी किसी से कोई चार्ज नहीं करूंगा। कैसे मैं सारे सिस्टम चला दूंगा यार? थोड़ा समझ लो अब ये चीज़। क्लियर है? गलत नहीं समझ रहा हूँ पवन, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हम लोगों को चलना है। क्योंकि अगर हम चलेंगे नहीं तो सर अकेले कैसे मेंटेन करेंगे हजारों बच्चों को? हजारों बच्चे मुझसे नहीं मेंटेन होंगे यार। आप जानते हो मैं किस किस की हेल्प कर दूंगा, कितने लोगों की हेल्प कर दूंगा। मतलब मैं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं कैसे करूं, मतलब मुझे भी टीचर रखने होते हैं और सारे टीचर्स को लेके चलना होता है। इतना नॉन टीचिंग स्टाफ रखना होता है जो आपका टेस्ट बनाता है, आपकी ऐप चलाता है, आपका कंटेंट डालता है, आपके लिए टाइपिस्ट होते हैं, स्टूडियो चलाते हैं, वो सब मुझे भी रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद में सारे डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी स्टूडियोज़ के अंदर ऐसी चलते हैं, एयर कंडीशनर चलते हैं, वो सब मेंटेन करना। तो मैं ये सब मेंटेन करना चाहता हूँ और कैसे करूँ अदरवाइज़ में? तो आप तो समझते ही होंगे मेरे बच्चों कि अगर हम नहीं समझते हैं तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें सब सेटिस्फाइड हो? में आप लोग सब सेटिस्फाइड हो? इतनी नींद काफ़ी है? 1 घंटा आप घूम लो फिर लो या फिर एक्सरसाइज कर लो, चाय कॉफ़ी पी लो, लंच डिनर दोनों 1-1 घंटा मैंने माना। बाकी तो किसी को मुझे लगता नहीं है कि खाना खाने में 1-1 घंटा लगता होगा। यहाँ से 30 मिनट काफ़ी होते हैं खाना खाने के लिए, 30 मिनट काफ़ी होते हैं डिनर के लिए। यहाँ से भी आपके पास 1 हावर बच जाएगा, और 1 हावर और भी बच जाएगा आपके पास। चाहो तो आप इसको पढ़ाई में इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। अब जो लोग कोचिंग जाते हैं, जो लोग कोचिंग जाते हैं या जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में हैं, जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, किसी बैच के अंदर पढ़ रहे हैं, जैसे मेरे पास SN28 के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सुनना ध्यान से, ठीक है। और जो बाकी जॉब कर रहे हैं वो लोग ध्यान से सुनना। अब जॉब या इसमें आपके पास मैक्सिमम 4 से 5 घंटे तो क्लास लगती है, 4 से 5 घंटे 6 घंटे क्लास होती है।
राइट। उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपना रिटर्न वर्क करते हो, और जो जॉब करते हैं वो वहाँ पे जाकर के जॉब करते हैं। अब मेरे दोस्त, ये 8 घंटे शायद काफ़ी सफिशियंट होते हैं आपकी थ्योरी की क्लासेस को याद करने के लिए, और उसके बाद में आपकी जॉब करने के लिए। जो लोग जॉब करते हैं या बैचेस में पढ़ रहे हैं, क्या उनको समझ में आ गया? चाहे कोई ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, SN28 के अंदर दोनों समझ लेना ध्यान से। ये बात परफेक्ट है? इससे सेटिस्फाइड हो? इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं चाहिए होगा? नहीं चाहिए ना? कमलेश, आपका स्टडी का पूरे 6 महीने का 24 घंटे इंटू 6 मंथ, ये आपका प्लान जो है ये आपको बना लेना है। ये ही प्लान जो मेरे प्लान से ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बताया तैयारी का प्लान, पूरी तैयारी का जो प्रिपेयर किया है मैंने आपके लिए, एक तो ये, और जो मैंने रात को यूट्यूब पे सेमिनार लिया है वो, और तीसरी बात ये स्टडी का ये। मुझे नहीं लगता, और चौथा सॉल्यूशन मैंने कर दिया है आपके कि सोल्व भी मैं ही करवाऊंगा, कंटेंट भी मेरा ही होगा, जॉब सिर्फ तुम्हारी होगी। तो चौथा सॉल्यूशन वो होगा, वो भी मैंने कर दिया है। अब इससे ज़्यादा एक गुरु और क्या कर सकता है तुम्हारे लिए? इसके बावजूद भी अगर भेड़ बकरियां बने रहो और जॉब ना लगो, तो फिर मेरे बच्चों तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण भी उतर के आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लो इतना समझाने के बाद भी हम गंवार बने रहें, हम लोगों को समझ में ना आए, तो फिर तो भगवान श्री कृष्ण को ही अवतार लेना पड़ेगा तुम्हारे लिए। क्लियर है? फिर तुम्हारे कैरियर के बारे में तुम जानो। मेरे बच्चों, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैंने कहा कि जिस बच्चे को पढ़ाऊंगा वो दहाड़ेगा जीवन में। चाहे मैं 100 ही पढ़ाऊँ, 100 पढ़ाऊँ, लेकिन वो 100 उस लेवल के नर्सिंग ऑफिसर बना करके निकालूंगा जो दहाड़ेंगे। मुझे पूरा दिखाना है, मुझे पूरा अपना मेंटेन करना है कि कोटा जो एजुकेशन सिटी कहलाती है ना, वो मजाक नहीं है। इसको शिक्षा का काशी ऐसे ही नहीं कहा था नरेंद्र मोदी ने, मजाक नहीं कहा था। कोटा रियल में शिक्षा का काशी है, एजुकेशन सिटी है। वो आप महसूस करोगे मेरे साथ चलते चलते, मैं नहीं कहूँगा, आप महसूस करोगे। सेटिस्फाइड है यहाँ तक सब? ये सेटिस्फैक्शन, ये सेटिस्फैक्शन। अगर इसमें से आपको चलते फिरते जॉब करते वक्त घंटे 2 घंटे मिल जाए, जैसे लंच होता है कुछ और टाइम मिलता है, तो आप इसमें से 2 घंटे 2 हावर निकाल सकते हो मेरे गजोधर, और ये 2 हावर आप अपनी छोटी मोटी स्टडी को दे सकते हो, जो आपको थोड़ा बहुत कुछ करना है, या MCQs आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। MCQ डिस्कशन कर सकते हो, इसके साथ डिस्कशन कर सकते हो अपने फेलोज के साथ, जो आपके फेलोज हैं, ठीक है, इन फेलोज के साथ या आपके क्लासमेट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। ये सारे 2 घंटे का सदुपयोग करना है। ये भी समझ में आ गया कि हमें इसमें से 2 घंटे कैसे चुराना है। 2 घंटे चुराना है मतलब ओरल डिस्कशन करना है। जैसे आपके पास हो सकता है आपके मोबाइल में 10, 20, 50 क्वेश्चन आपके पास हैं, या आपके पास आपके कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर 10, 20, 50 क्वेश्चन हैं। वो आपको 2 घंटे ओरल डिस्कशन में खर्च करना है। यहाँ तक समझ में आया आपको शेड्यूल? ये बात से सेटिस्फाइड है? और ये स्पेशली अब जो लोग जॉब नहीं करते हैं, जो लोग नो जॉब नहीं करते हैं, और नो कोचिंग, जो कोचिंग भी नहीं कर रहे हैं, जो कोचिंग भी नहीं कर रहे हैं, जो जॉब भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको पूरा ये 8 हावर सेल्फ स्टडी को देना है। किसको देना है? सेल्फ स्टडी को। बात क्लियर हो गया कि नहीं हुआ सब लोगों को? मुझे बिल्कुल टाइम टू टाइम, रियल टाइम रिप्लाई दिया करें आप लोग। अंडरस्टूड है सबको? विनीत, पवन, गीता, अब हमारे पास तीसरा सेक्शन बचा हुआ है, ये 8 घंटे। इस 8 घंटे में मेरे गजोधर आप
किसको देंगे? अपनी स्टडी, और स्टडी में किसको? लर्निंग को। किसको देंगे? स्टडी को देंगे, लर्निंग को देंगे। किसको देंगे ये 8 घंटे? लर्निंग को देंगे। अब कुल मिलाकर के यहां मैं अगर आपसे इसे समरी करूं, तो याद रखना, जो लोग जॉब नहीं करते हैं, ना कोचिंग कर रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं, ठीक, उन लोगों को पढ़ने के लिए 8 और 8 16 घंटे, उसके बाद ये 2 घंटे, कुल मिलाकर के आपके पास 18 घंटे का समय है। 18 घंटे में से 8 और 8 16 घंटे कर लो, बाकी एंजॉय करो, ठीक। दूसरी बात, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं सर के साथ में, या वो अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास पढ़ने के लिए मेरे दोस्त 8 घंटे ये, और 2 घंटे और निकलेंगे इधर से और उधर से मिला करके, तो उनके पास निकलेंगे 10 घंटे, जो जॉब कर रहे हैं वाले, जॉब वाले, और ये हैं अनएम्प्लॉयड। अब मेरे हर एक लेक्चर में, हर एक सेशन में, हर एक सेमिनार में, हर एक पर्सन का सॉल्यूशन होता है, चाहे जॉब वाला, कोचिंग वाला, मेल, फीमेल। अगर फीमेल है और मैरिड है और वर्किंग है, घर में काम करना पड़ता है या बच्चे संभालना पड़ता है, तो ये 8 घंटे उसकी जॉब या फिर वर्किंग फीमेल, किसी भी कैटेगरी के पर्सन को मैं नहीं छोड़ता। हर एक व्यक्ति का सॉल्यूशन मेरे सेशन के अंदर आपको मिल गया होगा। कोई इसके अलावा कोई ऐसी कैटेगरी जो बच गई हो, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया हो, तो मुझसे आप चैट के अंदर वो बात पूछ सकते हो, मैं उस पर डिस्कशन कर लूँगा। इसके बाद अनी राठौड़, अब आपने एक बात पूछी कि सर कंटिन्यू 8 आवर पॉसिबल है। अब सुनो मेरी बात, ये कॉमन सेंस होता है कि 8 आवर कंटिन्यू पॉसिबल नहीं होती है कोई भी चीज़। उसमें कॉमन सेंस होता है कि 8 घंटे हम पढ़ेंगे तो 2-2 घंटे के सेशन अटेंड करेंगे, 2-2 घंटे पढ़ेंगे, बीच में 10-10 15-15 मिनट के ब्रेक लेंगे। तो दैट इज़ कॉमन सेंस यार, में क्या डिस्कशन करना, क्लियर है। कोई ऐसी कैटेगरी मैं सुनना चाहता हूं जो मुझसे छूट गई हो, तो मेरे माइंड से स्लिप हो गई हो, मैं आपसे वो कैटेगरी जानना चाहता हूं कि कोई आपकी कोई समस्या हो जो मुझसे छूट गई हो, या आपकी किसी तरह की कोई दुविधा हो जो आपकी छूट गई हो। अब मेरे बच्चों, आपको पता है कि जो शेड्यूल मैंने बनाया है उसमें 2 महीने तक मैं आपको क्या करूँगा, 2 महीने तक आपका जो क्रैश कोर्स मैंने अभी स्टार्ट किया है आज से, क्रैश कोर्स स्टेज 1 वाला, स्टेज 1 या प्री वाला, इसके अंदर मैं आपको पीआर, टारगेट और कुछ सेल्फ एमसीक्यूज, ये सब चीज़ें मिलाकर के लगभग मेरा लक्ष्य है, सारे टीचर इन्वॉल्व है इसमें, 90,000 एमसीक्यू ये प्री क्रैक करवाने के लिए। में 4 टीचर इन्वॉल्व है प्लस 4 टीचर मेरे साथ, यानी कि कुल मिलाकर के आपको प्लस साहू सर, यानी 5 मास्टर आपको पढ़ाएंगे कुल मिलाकर के, ठीक है। इसके बाद आपको 1 मंथ मैंने कहा ये रिवीजन करना है तो अभी आपको पढ़ाया है, और इसमें आपको टारगेट एंड पीआर दोनों को सेल्फ सोल्व करना है। 1 महीने में दोनों गाइडें करना संभव नहीं है स्टूडेंट से।
अकेले में। लेकिन ये सब करने के बाद आप इसको 1 महीना भी ज़्यादा लगेगा आपको। आप इन दोनों गाइडों को मुश्किल से 20 दिन में निकाल दोगे। उसके बाद आपको 2 महीने मैं अचीवर स्टार्ट करके उसमें आपको हैंडल करूंगा, जो स्पेशली मेंस के लिए होगा। ठीक है। इसके अंदर में आपको लिपिनकोट, सॉन्डर्स, मॉसबी, इनके सारे एमसीक्यूज को टिप्स पे ला करके सिखाने वाला हूं। ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त 5 महीने हो गए, 1 महीने आपको सेल्फ रिवीजन करना है। सेल्फ रिवीजन किसका करना है? इसका सेल्फ रिवीजन करना है। फिर आपको प्री में बैठना है और क्रैक करना है प्री को। और फिर उसके बाद आप प्री क्रैक करते ही आपको 15 डेज मिलते हैं और 15 डेज में मेंस का रिवीजन करना है। और इनके सबके साथ में प्रैक्टिस के लिए टेस्ट एज यूजुअल है। अब बताओ मुझे आप, एवरीवन अंडरस्टूड? सर नाइट ड्यूटी में 12 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम नाइट ड्यूटी में पढ़ाई का शेड्यूल बिगड़ जाता है, इसके लिए क्या करें? वेरी गुड मनीषा, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। नाइट ड्यूटी में जब भी कभी ऐसा हो, यानी कि आपका जैसे ड्यूटी, अगर ये सब तो समझ में आ गया ना कि मैं कैसे आपको लेके चलूँगा, मेरा क्या प्लान है और किस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी है, वो एवरीवन अंडरस्टूड ना? यहाँ पे एक बार मुझे बता दीजिएगा। क्लियर है बेटा? अब देखिएगा, जिसको नाइट ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी के अंदर अगर मेरे बच्चों आपकी 12 आवर ड्यूटी लगती है, तो नाइट के समय पे आप थोड़ा बहुत टाइम तो जैसे मेडिकेशन हो जाता है शाम को, कंफर्म है ये? शाम को मेडिकेशन हो जाता है पूरे वार्ड का। जनरल ड्यूटी में तो नाइट ड्यूटी रहती नहीं, शिफ्ट में नाइट ड्यूटी आती है। तो शाम को लगभग 12 बजे से 11 बजे से पहले पहले सबका मेडिकेशन हो जाता है। मेडिकेशन होने के बाद में घंटे 2 घंटे बैठ कर के आप आराम से पढ़ाई कर लो। उसके बाद आपको मॉर्निंग में भी कोई मेडिकेशन नहीं करना पड़ता है, आप आराम से थोड़ा चेयर पे भी बैठ के रिलैक्स कर लो, रेस्ट कर लो। और उसके बाद में मेरे दोस्त आप आकर के घर पे आराम से नहा धो करके और थोड़ा रेस्ट कर लो, सो लो। सोने के बाद में आप अपनी पढ़ाई कर लो। जो नाइट ड्यूटी करते हैं तो आप ये दोनों टाइम मिला लो, ये और ये। थोड़ा बहुत टाइम एडजस्ट करते ही आपके 8 घंटे तो एग्रीगेट आपके पास पढ़ने ही को मिल ही जाएंगे। तो जो नाइट ड्यूटी वाले हैं 8 आवर तो मिल ही जाएगा। नाइट वाले तो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं उनको 8 आवर तो मेंटेन करना ही करना है। क्लियर है? अब अंडरस्टूड है सबको? अब मैं सेशन शुरू करूं, क्लास शुरू करूं बेटा? सबको आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मेरी जो क्लासेस चल रही हैं स्टेज 1 और KGMU की, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज मैं कार्डियो के क्वेश्चन करवाऊंगा। कार्डियो में सबसे पहले हम एक टॉपिक आपको बता देते हैं। आपने सुना होगा बेटा हार्ट के वाल्व। क्या सुना होगा? हार्ट के वाल्व। अब हार्ट के वाल्व से रिलेटेड हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक हमारे पास आते हैं लोकेशन से रिलेटेड और एक हमारे पास आते हैं ऑस्कल्टेशन से रिलेटेड। ठीक है? अब ऑस्कल्टेशन एंड लोकेशन से रिलेटेड, अब हमारे 4 हार्ट के वाल्व होते हैं, तो 4 तो इसकी बातें और 4 ही इसकी बातें, तो टोटल 8 बातों को रटना संभव नहीं होगा। ये मेरे दोस्त हार्ट के वाल्व से रिलेटेड आप याद रखो। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे लोकेशन। हार्ट के वाल्व का लोकेशन कहाँ आता है? तो ध्यान से देखो आप, हार्ट में 2 टाइप के वाल्व होते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त एवोर्टिक वाल्व होते हैं। ओके, सॉरी, सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ। सबसे पहले सेमीलूनर वाल्व होते हैं। ठीक है? दूसरे एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व होते हैं। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर। तो सेमीलूनर वाल्व भी 2 टाइप के होते हैं, AV PV
और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल भी दो प्रकार के होते हैं, टीवी और बीवी। टीवी के नाम मिट्रल वॉल एमवी भी होता है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड या बाइकस्पिड को मिट्रल भी कहते हैं, और सेमी लूनर यानी एट्रियो एवोटिक वॉल और पल्मोनिक वॉल यानी कि एवी और। अब आपको कुछ भी नहीं करना, याद रखना है बेटा, थर्ड आईसीएस, थर्ड आईसीएस, थर्ड रिब, फोर्थ आईसीएस, फोर्थ रिब, फोर्थ आईसीएस, फोर्थ रिब। फिर याद रखना है लेफ्ट 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 लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। अब कोड याद रखिएगा 3344। आज के बाद कभी भी आपके पास अगर हार्ट के वॉल्व का क्वेश्चन आता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखोगे एवी, पीवी, टीवी और बीवी, 3344, लेफ्ट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। यानी कि मुझे मुश्किल से 3 सेकंड लगते हैं, 30 सेकंड लगते हैं, मैं हार्ट के वॉल्व की पूरी लोकेशन मेरे स्टूडेंट जुबान से बोल देते हैं, उसको रटने की आवश्यकता। 3344 यानी कि एवी, पीवी, टीवी और बीवी, थर्ड आईसीएस, थर्ड रेप, फोर्थ आईसीएस, फोर्थ रेप, लेफ्ट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, 3344। याद हुआ कि नहीं बात सब लोगों को? हार्ट के वॉल्व की लोकेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि एवी वॉल्व का लोकेशन बताइए, तो आप एक ही बार में बिना सोचे ये कह देना कि लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। पीवी पल्मोनिक वॉल का लोकेशन कहाँ होता है, तो आप कह देंगे लेफ्ट थर्ड रिब। आपसे कह दिया ट्राइकस्पिड वॉल का एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ होता है, तो कह देंगे राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। आपसे कहा बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल का लोकेशन बताइए, तो आप कह देंगे कि लेफ्ट फोर्थ फोर्थ रिब। ठीक है, क्लियर है यहां तक? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा ऑस्कल्टेशन का, हार्ट के वॉल्व का ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन, अब ऑस्कल्टेशन हम कहाँ करेंगे इन वॉल्व को, तो फिर से आप वही करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, फिर से सेमी लूनर लिखेंगे, यानी दो तरह के वॉल, सेमी लूनर और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। ठीक, सेमी लूनर भी दो प्रकार के बता रखे हैं मैंने, सीक्वेंस वही होगा, एवी, पीवी, टीवी और बीवी। पीवी बोले तो मिट्रल वॉल। अब इनकी लोकेशन, इनका ऑस्कल्टेशन कहाँ से होता है, तो आपको सिंपली सिर्फ क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप जब ऑस्कल्टेशन शुरू करते हो तो हार्ट के वॉल का ऑस्कल्टेशन राइट साइड से शुरू होता है, राइट साइड से। अब ये बीचों बीच में स्टर्नम है, तो हम इसको बोलेंगे राइट स्टर्नल बॉर्डर और इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, और ये जो हमारी एक्जिला है, ये जो क्लेविकल है, ये कहलाएगी मिड क्लेविकुलर लाइन, और ये जो एक्जिला है ये इसकी एंटीरियर एक्सिलरी और ये मिड एक्सिलरी। समझ गए पूरा बॉडी को कैसे पढ़ते हैं? राइट स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, मिड क्लेविकुलर लाइन, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, ऐसे हम हमारी बॉडी को पढ़ते हैं। तो हमने सीक्वेंस एवी, पीवी, टीवी और बीवी शुरुआत की, राइट सेकेंड आईसीएस, राइट एक्सटर्नल बॉर्डर। इधर देखो, सेकेंड आईसीएस, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, सेकेंड आईसीएस यानी कि रिब्स को देख लो 1 2, सेकेंड आईसीएस, और ये स्टर्नम की लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, राइट इसी के सामने है, ये राइट एक्सटर्नल बॉर्डर, सेकेंड आईसीएस। यहाँ पर क्या आ गया, एवी, इसी के सामने आ गया इधर लेफ्ट में सेकेंड आईसीएस, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, क्या आ गया, पीवी पल्मोनिक वॉल। अब चलो नीचे सीधा पहुंच जाओ आप फिफ्थ में, कहाँ पहुंच जाओ, फिफ्थ में। फिफ्थ में पहुंच करके अब आप जान देख लो, फिफ्थ आईसीएस, लेफ्ट, फिफ्थ आईसीएस, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, और फिफ्थ आईसीएस,
फिफ्थ आईसीएस लेफ्ट मिड क्लेविक्युलर लाइन। एक पॉइंट यहां पर और होता है, थर्ड आईसीएस, यहां नोट डाल के लिख देता हूं, थर्ड आईसीएस। इस थर्ड आईसीएस पर आपको एक साथ दो वॉल सुनाई देते हैं। इस पे आपको एवी प्लस पीवी दोनों सुनाई देते हैं, और इसलिए इस पॉइंट को कहा जाता है अप्स पॉइंट। क्या बोलते हैं? अप्स पॉइंट। जरा बोलिए अब, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यहां तक मेरे बच्चों सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई बात समझ में आ गया क्या? आई वॉन्ट योर रिप्लाई, आई वॉन्ट योर रिप्लाई, आई वॉन्ट योर फीडबैक। आज के बाद कभी हार्ट के वॉल्व और हार्ट की लोकेशंस को जानने के लिए दिमाग लगाने की आवश्यकता तो नहीं कि भाई हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, फिर हम घिचपिच कर देंगे, इधर का आंसर इधर लगा देंगे, इधर का इधर लगा देंगे, नेगेटिव मार्क बढ़ जाएगा, एग्ज़ाम में फिर भी अटक जाएंगे। पढ़ाई का सही तरीका अगर आपको नहीं आता है, पढ़ाने वाले लोग सही नहीं हैं, माय डियर, कभी भी जॉब को इमेजिन मत करना। लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया समझ के, डेफिनेटली यू कैन इमेजिन अ गुड कैरियर। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? नाउ थैंक यू सो मच। आज तक किसी ने ऐसा नहीं समझाया तो कभी पढ़ाया ही नहीं था। वेरी गुड। मेरे बच्चों, मैं जो कहता हूँ, जो मेरे पास फुल बैचेस पढ़ते हैं ना, जितने भी मेरे पास पढ़ाई करते हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ाई करने आते हैं या मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ते हैं, वो बच्चे के सामने अच्छे अच्छे टीचर भी कहीं अड़ करके नहीं निकलेंगे, ये मेरा वादा है। उस स्टूडेंट के सामने अच्छे अच्छे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, 10-10 12-12 साल एक्सपीरियंस टीचर, वो भी उस स्टूडेंट को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। उसको ये तो एक टॉपिक पढ़ाया मैंने, उसको हर एक टॉपिक ही इस तरह से याद होता है, और मेरे स्टूडेंट को कभी दिमाग पे लोड नहीं आता। कभी भी उसको ये सोचना नहीं पड़ता है कि ये उसको कुछ रटना है। रटना उसको कुछ ही नहीं है, वो सिर्फ क्लासेस सुनता है या क्लासेस में बैठता है, उसको अपने आप लर्न होता है, और ऐसे लर्न होता है कि एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ वो जवाब दे पाता है। तो आपको ज़रूरत है सही पढ़ाई की, सही प्लानर की, एक अच्छे गाइड की, एक अच्छे कोच की। अगर आपने उसकी उंगली पकड़ ली, चाहे आप ये छोटी उंगली पकड़ लो, ज़रूरी नहीं है आप अंगूठा पकड़ो, आप छोटी उंगली पकड़ लो, लेकिन आपकी नदी पार हो जाएगी, ये कन्फर्म है। अंडरस्टैंड एवरीवन? मेरे दोस्त, अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चंस। अब हमारे कहाँ तक हो चुके थे लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर? प्रीवियस क्लास में हम पहुँच चुके थे, ये हो चुके थे हमारे, ये हो गए थे, हो गया था, ये हो गए थे, का था। हाँ, यहाँ से अपने को करना है। तो यहाँ से देखिएगा मेरे दोस्त, विच अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट प्रॉब्लम विद द हीमोलॉजिकल सिस्टम। तो हीमोलॉजिकल सिस्टम की प्रॉब्लम है पॉलीसाइथीमिया। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑल एक्सेप्ट, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो कौन से एरिया को सप्लाई नहीं करती है? तो कौन से एरिया को सप्लाई नहीं करती है? तो पहला, एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको कोरोनरी आर्टरी की लेफ्ट ब्रांच सप्लाई करती है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको नहीं करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल और हार्ट के अपेक्स को भी करती है। तो लेफ्ट कॉर्नरी की जो ब्रांच है वो करती है पोस्टीरियर 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? पेस मेकर किसे कहा जाता है, हमारा अगला क्वेश्चन है। तो पेस मेकर हम जानते हैं मेरे साथियों, ऐसे नोड को कहा जाता है, या प्राइमरी पेस मेकर भी इसे कहा जाता है। एवी नोड को हम सेकेंडरी पेस मेकर कहते हैं, और पुरकिंजे फाइबर्स को हम टर्सरी पेस मेकर कहते हैं।
ऐसे नोड से ही हमारा हार्ट चलता है। ऐसे नोड मिनिमम 60 और मैक्सिमम 100 इम्पल्स जनरेट करता है 1 मिनट। तो ऐसे नोड की रेट होती है 100। एवी नोड की जो रेट होती है इम्पल्स जनरेट करने का वो होता है 40 से। और जो पुरकिंजे फाइबर है उनकी जो इम्पल्स जनरेट करने की रेट होती है वो 20 से लेकर के 40। अंडरस्टैंड? तो ह्यूमन हार्ट इज टोटली रनिंग by means of the SA node, and so SA node is called as the primary या pacemaker of heart, या natural pacemaker भी क्या कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल माइलोमा अकर ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल। तो मैं ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि दो प्रकार की सेल है। एक बी सेल है, बी सेल बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट एक ब्लड सेल है। इसी बी लिम्फोसाइट से बनती है प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल बन करके एंटर कर जाती है कनेक्टिव के अंदर। तो प्लाज्मा सेल कनेक्टिव टिश्यू सेल है, और बी सेल जो है वो ब्लड सेल है। अब बी लिम्फोसाइट एक एंटीबॉडी सेल है, एक कनेक्टिव टिश्यू की प्लाज्मा सेल भी एंटीबॉडी। ठीक है। अब बी सेल यदि अगर एक्सेसिवली प्रोलिफरेशन करती है तो वो एंटर कर जाती है लिम्फ नोड के अंदर, और लिम्फ नोड्स में जाकर के ट्यूमर बना देती है, तो हम लिम्फोमा कहते हैं। और यदि अगर प्लाज्मा सेल एक्सेसिवली प्रोलिफरेशन करती है तो वो बोन मैरो के अंदर प्रोलिफरेशन कर जाती हैं, और बोन मैरो में बोन के अंदर जाके घुस जाती है, और बोन में जाके ट्यूमर बना लेती है, जिसको हम कहते हैं बेटा के अंदर मल्टीपल माइलोमा। तो ये दोनों ही ब्लड रिलेटेड मैलिग्नेंसी, एक है यहाँ पर मल्टीपल माइलोमा, एक है डिजीज। तो दो बातें होती है, होकिंस डिजीज और सेकंड इज द मल्टीपल माइलोमा। तो ये होता है बी सेल का मैलिग्नेंसी, बी सेल मैलिग्नेंसी, और ये होता है प्लाज्मा सेल का मैलिग्नेंसी। ठीक है। ये होता है लिम्फ नोड्स के अंदर, इसको हम लिम्फोमा भी कहते हैं, और ये होता है बोन के अंदर, ये बोन ट्यूमर कहलाता है। ठीक है। इसका कारण है एक सेल, हॉलमार्क रीड स्टनबर्ग सेल, रीड स्टनबर्ग सेल। अंडरस्टैंड? इसका जो पैथोजन है वो है एप्स्टीन बार वायरस। इसके अंदर बोन में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, और ट्यूमर की वजह से यहां पर कैल्शियम बोन में से रिलीज हो जाता है। इट मींस हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपर कैल्सीमिया। और यह हाइपर कैल्सीमिया वाला ब्लड सर्कुलेट होने लगता है बॉडी में, और किडनी स्टोन का कारण बनता है। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एवरीवन अंडरस्टूड? डॉली, थैंक यू सो मच, यू आर सेइंग मी अमेजिंग। थैंक यू सो मच डॉली। अंडरस्टूड है? तो गाइस यहां समझ लीजिएगा आप, मल्टीपल माइलोमा अकर्स ड्यू टू अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ। तो आंसर क्या जाएगा? अब आपको आंसर देना है। क्या आंसर जाएगा कि भाई मल्टीपल माइलोमा किस सेल के प्रोलिफरेशन का, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन की वजह से हुआ है? किससे हुआ है? पुट द राइट आंसर। अरे लक्ष्य हासिल होना करुण नवे कंचन गगन
अब तरम पटपीत मन हो आजू रघुनंदन। अगला क्वेश्चन है वॉल बिटवीन राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, यानी कि आपका ये हार्ट है और हार्ट का ये राइट एट्रिया है और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ होता है बाइकस्पिड वॉल, को नाम है मिट्रल वॉल। यहाँ होता है ट्राइकस्पिड वॉल। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन जो वॉल होता है उसका नाम बताना है आपको। उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। एवरीवन अंडरस्टूड? यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो हैं क्लियर हैं बच्चों। अब जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया, अब इससे क्या पढ़ाया, बाकी सारे वॉल पढ़ा दिए। अब इसमें से कितने भी क्वेश्चन बनाओ। मैंने कहा ना आपसे कि मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन का मतलब होगा 5 क्वेश्चन। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये मैंने कम से कम आंकड़ा बताया है 5 क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उसका मतलब होगा कम से कम 25 क्वेश्चन। ठीक है, 90,000 तो मैंने इसलिए 5 लिया ताकि 90 से ज़्यादा ना निकले, वरना तुम घबरा ना जाओ कि मैंने 90,000 क्वेश्चंस की तुम लोगों को कैलकुलेशन, वरना तुम घबरा जाते। वरना तो यूँ मान के चलो मेरे बच्चों, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वैसे करके आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, नर्सिंग ऐसे याद हो जाएगा। अब इसमें ये पूछा हमसे, इसकी जगह पूछ लेता कि लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन क्या होता है, या उल्टा पूछ लेता कि ट्राइकस्पिड किसके बिटवीन होता है, या उल्टा पूछ लेता बाइकस्पिड किसके बिटवीन होता है, या फिर पूछ लेता कि मिट्रल वॉल किसके बिटवीन होता है, या फिर पूछ लेता है कि मिट्रल वॉल कौन से वॉल को कहते हैं। कुछ भी पूछ लेगा भाई, सारे क्वेश्चन इसमें आपके आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रूमेटिक स्प्लैनिक रप्चर। रूमेटिक स्प्लैनिक रप्चर, ट्रॉमेटिक स्प्लैनिक रप्चर। तो ट्रॉमेटिक स्प्लैनिक रप्चर का मेन कारण होता है, अगर हमसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि कॉमन ये बताइए एब्डोमिनल ब्लंट ट्रॉमा अगर होता है तो कौन सा ऑर्गन सबसे कॉमनली रप्चर होता है, आंसर होगा स्प्लीन। तो यहाँ पर ट्रॉमेटिक स्प्लीन जो है वो रप्चर होता है ब्लंट एब्डोमेन फ्लो से। अगला क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर, तो अभी सिखा दिया आपको 4 चैम्बर। हाउ मेनी चैम्बर इन फिश के हार्ट, फिश का हार्ट 2 चैम्बर का होता है। एक्सपेक्टेड लेबोरेटरी फाइंडिंग आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लेनेक्टोमी किया है ना गाइस, तो स्प्लेनेक्टोमी की वजह से एक्सपेक्टेड लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या हो सकती है, इंक्रीज थ्रोम्बोसाइट काउंट। एक यहाँ कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछ लेता, ब्लीडिंग इसका कॉम्प्लिकेशन हो जाता, क्या हो जाता, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा इज रिसीव्ड इन। तो हमारे हार्ट का कौन से चैम्बर में सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा खुलता है और पूरे हार्ट की कोरोनरी वेन का भी वीनस ड्रेनेज हो। तो कुल मिलाकर के आपकी 3 टाइप की वेन राइट एट्रिया में खुलती है। तो आंसर क्या हो गया, राइट एट्रिया। टोटल नंबर ऑफ क्लोटिंग फैक्टर कितने हैं, कुल 13। क्लोटिंग फैक्टर के टोटल नंबर याद रखना, 1 4 5 6 12 12। क्या बोल, क्लोटिंग फैक्टर कितने हो गए बेटा, टोटल 13। आने से याद रखना, बाद भूल। 22 2 5 12
ओके भैया, याद रखना टोटल 13 फैक्टर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोटिंग फैक्टर? अरे कौन सा क्लोटिंग फैक्टर नहीं है? फाइब्रिनोजन तो है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, कैल्शियम भी है, सोडियम नहीं है भाई साहब। ये बड़ा गजब का सवाल है, चिंग्या सा क्वेश्चन है, चिन्ना सा, और बहुत शानदार सा क्वेश्चन है बेटा। सोडियम कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, जबकि कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिनोमेगैली इज एविडेंट इन द? स्प्लिनोमेगैली कौन कौन सी डिजीज में हो जाती है? तो काला आजार है, मलेरिया है, हिमोलाइटिक एनीमिया है। इनमें सब में क्या होता है? स्प्लीन फेल जाता है। और कारण क्या होता है इन सब के अंदर? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना, चाहे काला आजार हो, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, या हीमोलाइसिस, या फिर हीमोलाइसिस। तो मेरे बच्चों, काला आजार हो गया, मलेरिया हो गया। मलेरिया में एक प्रोडक्ट होता है हीमोजोइन, हीमोजोइन। उस हीमोजोइन प्रोडक्ट की वजह से ही ठंड लगती है, कपकपी आती है एकदम से। मलेरिया के रोगी जो होते हैं उन कपकपी क्यों आती है, एकदम चिलिंग क्यों होती है? चिलिंग इसलिए होता है, जितनी आरबीसी ब्रेक होती है, डिस्ट्रॉय होती है, उसमें से एक प्रोडक्ट निकलता है हीमोजोइन। वो हीमोजोइन क्या करता है? पूरी बॉडी में एकदम चिलिंग सेंसेशन पैदा करता है, कि ठंड लग के बुखार आता है मलेरिया वाले को। तो इन सब में आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने की वजह से मेरे साथियों, यहाँ पर एक तो आपको बिलिरुबिन का लेवल भी बढ़ जाएगा, ऐसा भी मिलेगा थोड़ा थोड़ा। तो बाकी इनके अंदर लीवर में दिक्कत नहीं है, इसलिए बिलिरुबिन काफ़ी हद तक ठिकाने लग जाता है। बाकी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, और इसी की वजह से स्क्रीन में जाकर ये आरबीसी इकट्ठी हो जाती हैं। आरबीसी का एक्युमुलेशन हो जाता है, क्योंकि फाइनली आरबीसी को मोक्ष कौन देता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं बेटा? स्प्लीन को ही हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और आरबीसी फाइनली हीमोलाइसिस करने के बाद कहाँ जाके इकट्ठी होंगी? स्प्लीन में। स्प्लीन फैल जाएगा। एंट्री चैनल ऑफ हार्ट आर ऑल एक्सेप्ट? हार्ट का एंट्री चैनल आपको पूछा जा रहा है। इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा जो है, ये दोनों तो एंट्री करते हैं। पल्मोनरी ट्रंक और 4 पल्मोनरी वेन भी करती है। पल्मोनरी ट्रंक जो है ये एंट्री नहीं है, एग्जिट है ये, ठीक है। फीचर ऑफ फैक्टर क्या है भाई? फैक्टर 12 डेफिशिएंसी, ठीक है। हाँ, फैक्टर 13, 13वां फैक्टर। 13वां फैक्टर है बेटा, ये है ना। 13वें फैक्टर का नाम है फाइब्रिन। क्या नाम है? फाइब्रिन। अब फाइब्रिन अगर स्टेबल नहीं हुआ, या इसकी कमी आ जाए 13वें फैक्टर की, तो जो क्लोट का फाइनल मैशवर्क बना है, वो मैशवर्क स्टेबलाइज नहीं, और वो क्लोट परमानेंट क्लोट नहीं बन पाएगा, परमानेंट ब्लीडिंग नहीं रुकी। तो क्या हो जाएगा? अर्ली सोल्यूबलाइजेशन ऑफ क्लोट। क्लोट का अर्ली सोल्यूबलाइजेशन किसकी कमी से हो जाएगा? फैक्टर 13 की कमी से। ये बात समझ में आया आपको? और इस फैक्टर 13 को अगर हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो इसका डिसॉल्व करने वाला प्रोडक्ट होता है प्लाज्मीन। कौन सा होता है? प्लाज्मीन। ये प्लाज्मीन क्या कर देता है? फैक्टर 13 को डिसॉल्व कर देता है। हीमोफीलिया ए, तो मैंने सिखाया था आपको लास्ट क्लास के अंदर। ए 8 10 11 12, ए फॉर एप्पल, बी बॉल, फॉर केट, डी फॉर डॉल, ऐसा सिखाया था। तो मेरे गजोधर, हीमोफीलिया 4 प्रकार का, हीमोफीलिया ए बी सी और डी। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का हीमोफीलिया ए, जो फैक्टर 8 की कमी से होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा। हीमोफीलिया बी कौन से फैक्टर की कमी से? हीमोफीलिया ए किसकी कमी से? 8 की कमी से। और हीमोफीलिया बी किसकी कमी से? 9 की कमी। और विच ऑफ द फॉलोइंग कोगुलेशन डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज? तो वॉन विल्ब्रांड जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और इसीलिए ये सबसे मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिजीज होती है।
तो वॉन विलब्रांड सबसे मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग प्रॉब्लम है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो सबसे मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग प्रॉब्लम में जो हम आंसर देते आए हैं अभी तक, हीमोफीलिया, वही आंसर देना। लेकिन अगर हीमोफीलिया के साथ ये आ जाए तो फिर ये आंसर जाए, क्योंकि ये डोमिनेंट है बेटा और हीमोफीलिया रिसेसिव है। डोमिनेंट मतलब एक ही पेरेंट से भी डिजीज आगे की जनरेशन में चली जाती है, इसलिए सबसे कॉमनली इनहेरिटेड होने वाली बीमारी है वॉन विलब्रांड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चंस के डाउट दूर हुए कि नहीं हुए? यही सबसे ज्यादा जड़ होती है बेटा सिलेक्शन होने की भी और सिलेक्शन रुकने की भी। समझ में आ रही है आपको कहानी? क्लास पढ़ रहे हो मेरे से अब, जब आप सीख पा रहे हो कि क्या कमियां हैं आपके अंदर, कौन सी कमियों की वजह से आप अटकते हो, क्या कारण है जिससे जॉब नहीं लगता है। अरे बात समझ गए हो? क्रिस्टल क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो कहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के लिए तो ये एक एक्सेप्शन होता है, आर्टरीज का एक्सेप्शन। इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आवश्यक होता है? तो कैल्शियम। विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड? हार्ट के कौन से पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट साइड में हार्ट के। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी किसे कहा जाएगा? फैक्टर 9 को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट एंटर इनटू विच चैम्बर ऑफ हार्ट? तो वही लेफ्ट एट्रिया में। द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो आंसर वही पल्मोनरी आर्टरी। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कैन बी सीन इन द क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। तो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया में एक विशेष प्रकार का क्रोमोसोम बन जाता है और वो होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। 4 लगा लेना इसको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। फैक्टर 9 का और नाम क्या है? तो क्रिसमस फैक्टर कहते हैं इसको। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए 8 को कहते हैं। वॉन विलब्रांड फैक्टर सीक्रेट होता है वेस्कुलर एंडोथीलियम से। कौन से ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम से वॉन विलब्रांड फैक्टर, और इसमें होता है फैक्टर 8 से बनता है ये। ओवुलेशन फैक्टर 7 का नाम क्या है? प्रो कन्वर्टीन। विटामिन के डिपेंड करता है प्रोथ्रोम्बिन पर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर्स आर विटामिन के डिपेंडेंट। तो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं 2790। 2790 विटामिन के डिपेंडेंट है। 0 का मतलब 10। तो 2 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया और 8 है, 8 नहीं होगा। मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी, सबसे कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी अगर पूछूंगा तो आंसर देना है ऑल। सिखाया था ना, ओल अमल चल कमल की क्लास में। केमिया सिखाया था नहीं सिखाया आप लोगों? कौन एब्सेंट था लास्ट क्लास के अंदर? लास्ट क्लास में कौन कौन एब्सेंट थे आप में से जिन्होंने ये नहीं पढ़ा था? ल्यूकेमिया मैंने जो सिखाया था नहीं सिखाया था, क्या दोबारा सिखाऊं? दोबारा सिखाऊं क्या ल्यूकेमिया? चलो, हमारे बॉन मैरो के अंदर यहां पर देखना, ये बॉन मैरो, बॉन मैरो में जो प्रॉब्लम होती है उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। 2 तरह की बॉन मैरो की स्टेम सेल होती है, लिम्फोइड और दूसरी स्टेम सेल होती है माइलोइड। ठीक है, लिम्फोइड स्टेम सेल का ल्यूकेमिया हो जाता है, में भी एक्यूट हो सकता है और लिम्फोइड में क्रोनिक भी हो सकता है। क्रोनिक भी। इसी तरह माइलोइड में भी 2 टाइप से ल्यूकेमिया हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है और इसमें भी क्रोनिक भी हो सकता है। तो अब हमारे पास 4 प्रकार का ल्यूकेमिया आ गया है। ब्लड कैंसर कहते हैं, स्टेम सेल कैंसर भी इसको कहा जाता है।
जैसे बोन का कैंसर आपको क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा मल्टीपल माइलोमा, लेकिन अगर आता है बोन मेरो कैंसर तो आंसर होगा ल्यूकेमिया। दोनों क्वेश्चन को समझना है और सही तरीके से याद रखना है। बोन कैंसर आता है तो वो होगा मल्टीपल माइलोमा, बोन का कैंसर है। बोन मैरो का कैंसर पूछा जाएगा तो ल्यूकेमिया। ठीक है, अब इसमें 4 प्रकार का ल्यूकेमिया हमारे पास आ गया। जैसे एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, इसका नाम क्या होगा? एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। तो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, इसका नाम क्या हो गया? एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, इसका नाम क्या होगा? क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, इसका नाम क्या हो गया? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। अब याद कैसे रखोगे? ऑल अमल चल कमल, ऑल अमल चल कमल, बच्चों में बड़ों में बूढ़ों में सुपर बूढ़ों में, सुपर बूढ़ों में। अब आपको कहना है कि ये मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस में, मोस्ट कॉमन इन अडल्ट, मोस्ट कॉमन इन ओल्ड एज, और मोस्ट कॉमन आफ्टर 80 ईयर। 80 साल के बाद अगर होता है कोई ल्यूकेमिया तो ये वाला होता है। तो ल्यूकेमिया 4 प्रकार का मेरे गजोदर, ऑल अमल चल कमल। ऑल अमल यानी एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोइड, क्रोनिक लिम्फोइड, क्रोनिक माइलोइड। ऑल अमल चल कमल बच्चों बड़ों में। अभी भूलोगे अब कोई भी व्यक्ति का गलत होगा ये सवाल? यहाँ पे मुझे एक बार फीडबैक दे दीजिए बेटा। डोली तेरी बात मैंने रख ली कि मैंने दोबारा भी आप लोगों के लिए मेहनत करी, लेकिन बेटा आप लोग क्लासेस रेगुलर कर दें, में ही आपकी भलाई है। क्लियर? कभी नहीं भूलना आप। अब एक एक्सपर्ट टीचर को तो ये टॉपिक्स पढ़ाने में 2-2 मिनट 1-1 मिनट लगते हैं। अब एक नॉर्मल टीचर भाई साहब इसी को पढ़ाएगा, 2 घंटे लगा के पढ़ाएगा और फिर भी कुछ याद नहीं रहेगा, फिर भी डिब्बा गोल। समझ में आ रही बात आपको? अंतर आएगा नहीं आएगा? एक एक्सपर्ट बड़ा खतरनाक वाला होशियार एक्सीलेंट टीचर जो होगा वो 2 मिनट में इसको याद करा देगा, पढ़ाएगा ही नहीं, याद करवा देगा। और मेरी पढ़ाई में मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, याद करवा देता हूं। सबसे बड़ी खास बात ये, ईश्वर का, राम जी का इतना आशीर्वाद है। अब अगर नॉर्मल मास्टर पढ़ाएगा तो पहले 4 हेडिंग लिखवाएगा। देखो बेटा एक्यूट माई लिम्फोइड ल्यूकेमिया, ये 4 हेडिंग लिखा के 2 पेज भरवा दिए। 2 पेज भरवा करके फिर निष्कर्ष ये निकला कि आता कुछ भी बच्चे को। और फिर भी वो क्या कर रहा है? जैसे आया कि मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड ल्यूकेमिया और आंसर लगा रहा है ये, मोस्ट कॉमन ओल्ड एज ल्यूकेमिया और आंसर लगा रहा है ये। भैया ऐसे बच्चों का कहां से उद्धार होगा? क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन था मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी और आंसर देना था आपको ऑल। अगला क्वेश्चन करिएगा। एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया इज कॉमनली सीन इन पीपुल विच एज ग्रुप? तो बच्चों में, ये 4 से 12 साल की एज में। ऑल पूछ रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल? तो वेट गेन होना बिल्कुल इसका फीचर नहीं है। मैलिग्नेंसी अफेक्टिंग द ग्रेन्युलोसाइट सेल, अगर ग्रेन्युलोसाइट सेल अफेक्ट हो जाए तो कौन से टाइप के ल्यूकेमियाज में होगी, कौन कौन से डिजीज में होगी? तो सीएमएल में होगी, ऑल में होगी और हॉकिंस लिम्फोसाइट में होगी, हॉकिंस डिजीज में होगी। इन 3 में क्या अफेक्ट हो जाएंगी? ग्रेन्युलोसाइट। कॉमनली सीन ल्यूकेमिया इन ओल्ड एज, आंसर दे दो भैया। ओल्ड एज में ओल अमल चल कमल चल, क्या आएगा? ओल अमल चल कमल चल। कहां चल भैया? एम्स चल। अरे मेरे प्यारे बुगली के बंदरों, यहां से बुगली से छलांग मारनी है एम्स की। तैयार है?
अरे तैयार हो, छलांग लगाने को तैयार हो। यहां से छलांग मारेंगे, धाड़ सीधा एम्स के रिक्रूटमेंट सेल के ऊपर जाके गिरेंगे और वहां से अपना ऑफर लेटर लेंगे, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेंगे और घर आ जाएंगे। और जिस दिन ज्वाइनिंग मिलेगी उस दिन जाके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर? शाबाश। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा आर ट्रीटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग बिकॉज ल्यूकेमिया हो या लिम्फोमा हो, कीमोथेरेपी ड्रग और रेडिएशन दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्रीट करते हैं। क्यों? टेकल द प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस, मिक्सचर ऑफ इफेक्ट ऑफ थेरेपी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, कीमोथेरेपी में मल्टीपल ड्रग्स का एक साथ मिक्सचर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे एक तो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए मल्टीपल ड्रग थेरेपी यूज, ट्यूबरकुलोसिस में, और कीमोथेरेपी में भी दवाइयों का मल्टीपल को मिक्सचर होता है, वो यूज होता है, कॉम्बिनेशन यूज होता है। इस भी केस में हम कॉम्बिनेशन यूज के पीछे कारण ये होता है बेटा कि मेन चक्कर ये होता है कि आपको ये समझना होगा कि पेशेंट की बॉडी में जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई दवाइयाँ चलती हैं, बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती, इसलिए कॉम्बिनेशन काम में लिया जाता है। एवरीवन अंडरस्टूड ना? अंडरस्टूड? मिक्सचर और कॉम्बिनेशन जिन भी बीमारियों में हम सजेस्ट करते हैं, तो क्या कारण होता है मिक्सचर या कॉम्बिनेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अ क्लाइंट हैज बीन एडमिटेड विद डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और रिसीव कीमोथेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मॉनिटर्ड टू असेस द पेशेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए असेस करना है तो हिमेचूरिया चेक कर लेना ना, बहुत कॉमन सी बात है। विच टाइप ऑफ ल्यूकेमिया कॉमनली अफेक्ट द पर्सन यंगर देन 15 ईयर? 15 साल से पहले की एज में कौन सा ल्यूकेमिया होगा? अरे अभी तो सिखाया ऑल बच्चों में। अ क्लाइंट डायग्नोस, अब देखा आपने क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है, वही ओल अमल चल कमल हमने याद करे 4 शब्द और सारे क्वेश्चन हो गए ना उससे। अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा कहा तुम लोगों से कि इसको याद कर लेना? नहीं ना। 4 लाइन सीखी और उससे आपके सारे सवाल आ रहे हैं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग बदल बदल के दे रहा है एग्जामिनर। ये सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन कभी ना कभी स्टार रह चुके और आपको सारे अलग अलग लैंग्वेज में मिल रहे हैं, लेकिन आप हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। याद आपको सिर्फ 4 बातें हैं। क्लाइंट डायग्नोस विद द माइलॉइड ल्यूकेमिया, द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट मैनेजमेंट ऑफ द पेन। माइलॉइड ल्यूकेमिया है, तो माइलॉइड ल्यूकेमिया के केस में मेरे साथियों कीमिया होगा, आरबीसीज वगैरह की भी कमी आएगी। तो आरबीसीज की कमी आने के कारण ऑक्सीजन की कमी आएगी, और ऑक्सीजन की कमी होने से क्या दिक्कत आएगी? हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया के कारण पेशेंट को पेन होगा। तो प्रायोरिटी नर्सिंग आपको इस पे फोकस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट द ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज? ग्राफ्ट और होस्ट डिजीज को ट्रीट करने के लिए साइक्लोस्पोरिन हम देते हैं। जब भी कभी किसी को ग्राफ्टिंग करेंगे ना, कोई भी ऑर्गन डोनेशन करेंगे, तो होस्ट की बॉडी उस पर अटैक ना कर दे, इसलिए साइक्लोस्पोरिन लगाई जाती है। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन? और एक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, यानी कि होस्ट की ग्राफ्ट की बीमारी होस्ट में ना चली जाए, ये भी अपन कौन सी दवा काम में लेते हैं? साइक्लोस्पोरिन। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग एलोप्यूरिनोल? एलोप्यूरिनोल आप जानते हो बेटा, ये क्या करती है? इट डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को प्रोडक्शन को कम करती है। क्रोनिक गाउट के केस में हम इसको ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं। डीओसी फॉर गाउट, गाउट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। दूसरी कोल्चिसिन होती है, तो हम इसको यूज करते हैं। तो ये है मेरे बच्चों आज का मेरा लेक्चर। कार्डियो मेरी चल रही हैं, और अगली क्लास में भी मेरी कार्डियो ही कंटिन्यू रहेगी। अगले 3-4 दिन तक कार्डियो के क्वेश्चंस ही आपको मैं सिखाता जाऊंगा। 3 से 4 दिन मुझे लगेंगे। इस तरीके से हम डे बाय डे चलते जाएंगे। जैसा प्लान मैंने सिखाया है उसको आप स्टार्ट कर दें। आपको सिर्फ जैसा डेली सिखा रहा हूँ वैसे वैसे आपको क्वेश्चन याद करना है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट।